अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपके घरों में जो है वो खैर खैरियत होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी असाइनमेंट्स देखकर जो आप लोगों ने स्ट्रेन से रिलेटेड जो हैं वो भेजी हैं। इसका मतलब है कि आप लोग जो लेक्चर को फॉलो भी कर रहे हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसी को लेकर जो है आज हम एक नए आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और इस आर्टिकल का नाम है इलास्टिक कांस्टेंट्स और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, इसका थोड़ा सा मैं हवाला दूंगी कि इसको आप लोगों ने सबसे पहली दफ़ा पढ़ा था फर्स्ट ईयर के पहले आर्टिकल के फर्स्ट ईयर की जो आपका पहला चैप्टर था उसकी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल था एक, और उस न्यूमेरिकल में आप लोगों ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को जो है थोड़ा सा पढ़ा था। वहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब किया गया था कि इलास्टिक जो कांस्टेंट है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये रेशो होती है स्ट्रेस की स्ट्रेन के साथ। हम लोगों ने बेसिकली उस न्यूमेरिकल में डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो करना था और तब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसको सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो द टाइम हैज़ कम, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलास्टिक कांस्टेंट्स और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको समझने से पहले बेटे आप लोगों को स्ट्रेस और स्ट्रेन को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेशो। रेशो मीन्स के आप लोगों ने डिवाइड कर देना है दो चीज़ों को, आप लोगों ने कंपैरिजन करना है, आप लोगों ने डिवीज़न लेनी है दो चीज़ों की। स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस की स्ट्रेन के साथ रेशो लेनी है फॉर अ गिवन मटेरियल, जो भी आपको मटेरियल जो है वो दिया गया होगा। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब है कि यहाँ पर आपने हद लागू कर दी है, आपने शर्त लगा दी है, बशर्ते कि द एक्सटर्नल फोर्स रिमेन्स विद इन द इलास्टिक लिमिट। शर्त ये है कि आपने जो एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पर उस मटेरियल पर लगाई है वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहे। नाउ व्हाट डज़ दिस मीन कि फ़ोर्स इलास्टिक लिमिट के अंदर रहे? इट मीन्स कि आपकी लगाई जाने वाली जो फ़ोर्स है वो जब रिमूव होगी तो जो मटेरियल है या वो जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। ठीक है, अगर वो वापस नहीं आती तो इसका मतलब है कि आप इलास्टिक कांस्टेंट्स को जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे। तो इलास्टिसिटी की, इलास्टिक कांस्टेंट की इस डेफिनेशन के लिए ये शर्त ज़रूरी है कि ये शर्त पूरी हो, और वो शर्त क्या कहती है कि एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाई है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहनी चाहिए। ठीक है, तब कहीं जाकर ये डेफिनेशन पूरी की पूरी होती है। सो द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन फॉर अ गिवन मटीरियल provided the external force remains within the elastic limit is called modulus of elasticity। अब आप इस स्ट्रेस की स्ट्रेन के साथ रेशो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे या जिसे हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया गया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक होगी बात। अब इसका जो SI यूनिट है दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, ये जो असाइनमेंट है इसको हम लोग इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। There are three types of elastic constants or modulus of elasticity. Number one, जैसा कि आप देख रहे हैं, यंग्स मॉडुलस। नंबर 2 इज़ बल्क मॉडुलस। नंबर 3 इज़ शेयर मॉडुलस। जैसे आप लोगों ने स्ट्रेस की 3 इकसाम पढ़ी हैं, जैसे आपने स्ट्रेन की 3 इकसाम पढ़ी हैं, बिल्कुल वैसे ही अकॉर्डिंगली जो हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स की भी 3 ही टाइप्स हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। बहुत आसान आर्टिकल है बच्चों, परेशान नहीं होना। अगर आपको स्ट्रेस समझ में आ गया है तो आपको जो है वो स्ट्रेन भी बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको इलास्टिक कांस्टेंट भी समझ में आ जाएंगे। ठीक होगी बात। तो पहला है हमारे पास यंग्स मॉडुलस। अब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसके फार्मूले लिख दिए हैं, इनकी जो स्टेटमेंट्स है वो इंशाल्लाह आप खुद बनाएंगे और वो मुझे आप बिल्कुल स्ट्रेन के आर्टिकल की तरह लिख कर जो है मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में कि आप लोगों को इसकी जो डेफिनेशन है वो खुद करने आ गई है। तो यंग्स मॉडुलस जो है दिस इज़ रिलेटेड टू दी टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन।
आपने इसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो लेनी है उसमें स्ट्रेस भी टेंसाइल होगा और स्ट्रेन भी टेंसाइल होगा। और ये याद रखें, यंग्स मॉडुलस को हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब टेंसाइल स्ट्रेस हो, जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम होता है, चाहे वो टेंसाइल हो, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक हो, चाहे वो शेयर हो। तो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पुट किया, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन क्या कहती है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लेंथ में जितनी तब्दीली आई और उसको आप लोगों ने ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो है, आपको पता है कि ये नीचे वाला एल जो है वो एफ़ के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो ए है वो डेल्टा एल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी विल गेट एट द एंड एफ एल ओवर ए डेल्टा एल, जिसमें एफ़ जो है वो अप्लाइड फोर्स है, एल ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मटेरियल है, ए उस मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और जो डेल्टा एल है दैट इज़ द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स। ठीक होगी बात। बाकी जो इसके यूनिट्स हैं वो तीनों टाइप्स के जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल ही रहेंगे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, दैट इज़ बल्क मॉडुलस। अब बल्क जो है वो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि दिस इज़ रिलेटेड टू वॉल्यूम, ठीक है। तो इसकी भी डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने असाइनमेंट बनाकर डेफिनेशन लिख कर बाकायदा मुझे सेंड करनी है, सो दैट मुझे जो है वो यकीन हो जाए कि मेरे बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं बटे के से, एंड इसका जो फार्मूला है दैट इज़, या इसकी जो डेफिनेशन है वो आप बनाएंगे, दैट इज़ द रेशो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब पहले वाले में आपने टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन लिया था, सेकंड में आप लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेंगे। ये याद रखें, मॉडुलस किसी भी टाइप का होगा, जो उसमें फार्मूला है उसमें आप लोगों ने स्ट्रेस की स्ट्रेन के साथ ही रेशो लेनी है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेस हो, जैसा मैंने पहले बताया फार्मूला रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पर फार्मूला हमने लिखा फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। अब आप इसको भी फार्मूले को भी थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपके पास फार्मूला क्या आ जाता है, एफ वी ओवर ए डेल्टा वी, जिसमें एफ अप्लाइड फोर्स, वी इज़ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ए इज़ द एरिया ऑफ द मटेरियल, एंड डेल्टा वी का क्या मतलब है, चेंज इन वॉल्यूम, जो कि आपकी अप्लाइड फोर्स की वजह से पैदा हुआ, ठीक है। बाकी इसके जो यूनिट्स हैं दैट ऑल्सो रिमेन्स द सेम, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल भी जिसे आप कहते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ द इलास्टिक कांस्टेंट, दैट इज़ शेयर मॉडुलस। अब शेयर के नाम से आप लोग जो हैं वो जज करना शुरू हो गए होंगे, या आपके दिमागों की घंटी बजना शुरू हो गई होगी कि जो शेयर मॉडुलस है दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन। अब शेयर का बेटे जब आ जाता है आपके पास कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब है कि दैट इज़ रिलेटेड टू एंगल्स। आपने किसी भी शेप की जो है आपके पास मटेरियल है, आप उस शेप को डी शेप करने के लिए, उसमें डिफॉर्मेशन पैदा करने के लिए आप बेसिकली उसके एंगल्स को चेंज करेंगे। जैसे ही आप एंगल्स को चेंज करेंगे तो दैट will come under the shear modulus. So you have to take the ratio of shear stress over shear strain. जब आप इनकी रेशो लेंगे, फार्मूला जो है वो स्ट्रेस का सेम है तीनों टाइप्स में, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, और शेयर स्ट्रेन में आप लोगों ने क्या लेना है, चेंज इन एंगल ओवर ओरिजिनल एंगल, ठीक है। यानी कि जितने एंगल से बॉडी में डिफॉर्मेशन पैदा हुई वो, और साथ में उसका ओरिजिनल एंगल जो आप लोगों ने अप्लाइड फोर्स से पहले लिया था। तो इनकी जो रेशो है ये आपको क्या दे देगी, शेयर मॉडुलस दे देगी, और इसके भी यूनिट जो हैं वो सेम रहेंगे, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। अब ये सारा का सारा जो है वो लेक्चर था, ये शॉर्ट के लिए भी आ सकता है, लॉन्ग के लिए भी आ सकता है, लेकिन शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिए ये लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। MD कैट और कैट के लिहाज से भी ये जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटे आप लोगों ने जो है इस लेक्चर के अकॉर्डिंगली 1-2 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे करूँगी, और वो आप लोगों ने सर्च करें, ढूंढें बुक्स को जो है, और जो है ये मुझे सेंड करें, सो दैट मुझे पता चले कि हाँ जी आप लोग जो हैं वो लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई इलास्टिक कांस्टेंट्स आर नीडेड, इलास्टिक कांस्टेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, वाई इलास्टिक कांस्टेंट्स आर नीडेड, इलास्टिक कांस्टेंट्स क्यों ज़रूरी हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई या इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन।
एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि आपने मुझे ये बताना है प्रूव कर कि इलास्टिक कांस्टेंट्स के यूनिट और जो स्ट्रेस के यूनिट्स हैं ये एक जैसे ही क्यों हैं। आपने पढ़ा होगा पिछले आर्टिकल में, बहुत अच्छे से ज़हनशीन भी किया होगा कि स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आप लोगों ने मुझे बाकायदा सॉल्व कर ये बताना है कि स्ट्रेस के और इलास्टिक कांस्टेंट्स के जो यूनिट्स हैं वो एक जैसे ही क्यों हैं, जबकि इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो तो रेशो है दो चीज़ों की, स्ट्रेस और स्ट्रेन की। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड द आर्टिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम दोबारा एक और आर्टिकल लेकर। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप लोग जो है वो याद रखें। पहला क्वेश्चन आपका असाइनमेंट के लिए ये है कि वाई इलास्टिक कांस्टेंट्स आर नीडेड। इलास्टिक कांस्टेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इलास्टिक कांस्टेंट्स क्यों चाहिए होते हैं, इनके होने से या ना होने से बेसिकली क्या होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इलास्टिक कांस्टेंट्स के यूनिट और जो स्ट्रेस है उसके जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों हैं, कैसे हैं, ये आप लोगों ने साबित कर मुझे बताना है। और आंसर जो है वो आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर से हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे।